Assalamu alaikum students. Today we study FSC Mathematics chapter 4 second year. Some important terms of analytic geometry. Analytic geometry कुछ important terms जो different questions को हल करने के लिए सॉल्व करने के लिए हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो हम जानते भी हैं already. First of all we discussed टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, जिसमें एक ट्रायंगल होती है जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें कम से कम जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ऐसी ट्रायंगल को हम राइट ट्रायंगल कहते हैं। और ये जो ट्रायंगल होती है राइट ट्रायंगल, इस पर जो थ्योरम अप्लाई होते हैं उसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, वी ऑलरेडी स्टडी इन प्रीवियस क्लासेस कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, और हाइपोटेन्यूज के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और एडजेसेंट साइड जो परपेंडिकुलर के साथ वाली साइड होती है इसको बेस कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कभी भी आपने कोई राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करनी है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर ये 3 पॉइंट्स आपको पता है ट्रायंगल के, जिन्हें हम वर्टिसेस कहते हैं, तो ए बी सी वर्टिसेस से आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके कि आप ये कह सकते हो कि जो ए से बी तक का स्क्वायर है, जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, वो बी सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मीन्स ए सी स्क्वायर के बराबर होगा। तब आप कह सकते हो कि वो जो वर्टिसेस होंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे, जब आपको शो करना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल के पास एक और ट्रायंगल होती है, इसको हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी इसको पढ़ा जाता है। बाज़ औक़ात इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो आइसोसेलेस या आइसोसेलेस ट्रायंगल, दोनों इसे पढ़ सकते हैं, आइसोसेलेस भी और आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है, कोई भी ऐसी ट्रायंगल जिसकी कम से कम 3 साइड्स जो हैं वो इक्वल, 3 में से 2 साइड्स इक्वल हों, ए बी सी अगर ये हमारे पास वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के, तो कोई सी भी अगर 2 साइड्स हम कहते हैं अगर इक्वल हो, जैसे ए बी साइड अगर इस पर हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें तो ए सी साइड के इक्वल हो, तो कोई सी 2 साइड जब इक्वल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बाद एक ट्रायंगल होती है दैट्स कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है कि जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हों, कि अगर हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं ए बी सी, तो 3 वर्टिसेस पे अगर हम फार्मूला अप्लाई करें तो हम कह सकें कि ए से बी जो डिस्टेंस है, बी से सी जो डिस्टेंस है, और ए से सी जो डिस्टेंस है, ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं स्केलीन ट्रायंगल। ठीक है, तो ये जो स्केलीन ट्रायंगल है, इसमें अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कि ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर डिफरेंट, कि अगर तीनों साइड्स ट्रायंगल की क्या हों, डिफरेंट हों। ठीक है, ऑल 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर डिफरेंट, कि अगर हम इसको ए बी सी का नाम दें तो ए बी डिस्टेंस एंड बी सी डिस्टेंस इज़ नॉट इक्वल टू, ये सारे डिस्टेंस आपस में कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तीनों इक्वल हों तो फिर कौन सी होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और कोई भी इक्वल ना हो तो उसे हम स्केलीन ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल के बाद अगर हम बात करें पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की 4 साइड्स होती हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं, और इसमें जो आमने सामने वाली साइड्स होती हैं वो इक्वल एंड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ओके, जैसे कि हम अगर इसे कहें कि ए बी सी डी है, ये एक पैरेललोग्राम इसलिए है कि ए से बी साइड जो है वो सी से डी साइड के इक्वल है। तो पैरेललोग्राम व्हेन ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है,
तो इसका यही मतलब है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। इसी तरीके से ए डी जो है वो दैट इज़ इक्वल टू बी सी। इट मीन्स ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। पैरेललोग्राम के बाद इसी तरह की एक शेप होती है जिसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में थोड़ा सा ये फ़र्क है कि पैरेललोग्राम के ये जो एंगल्स होते हैं लाइन के 90 डिग्री पे नहीं होते। रेक्टेंगल में तमाम एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ये तमाम एंगल ये वाले क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ये रेक्टेंगल होती है। बाकी रेक्टेंगल पे वही डेफिनीशन है कि इसकी भी ऑपोजिट साइड, आमने सामने वाली साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो रेक्टेंगल के बाद जो नेक्स्ट हम टर्म डिस्कस करेंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं। सबसे पहले तो कोलिनियर पॉइंट से मुराद है कि वो तमाम पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन पर वाक़या होते हैं। When all points lie on same line, अगर सेम लाइन पे तमाम पॉइंट्स लाई कर रहे हैं तो वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। जैसे कि इधर मैं लिखता हूँ ए बी सी। तो कोलिनियर पॉइंट्स को अगर डिस्टेंस फार्मूले से प्रूव किया जाए तो कैसे प्रूव किया जाए। अगर 3 पॉइंट्स और पूछा जाए कि ये कोलिनियर हैं या नहीं है, तो याद रखना कि ए से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है that must be equal to the sum of a to b distance and b to c distance। कि a से c तक का जो डिस्टेंस है अगर वो इन दो छोटे डिस्टेंस a से b और b से c जो डिस्टेंस है इसके सम के बराबर है तो ऐसे पॉइंट्स को लीनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। अगर आप देख लेना कि 3 पॉइंट्स हैं और किसी 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने से उनका सम किसी तीसरे पॉइंट के इक्वल आ रहा है, उसके डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है, तो समझ जाना कि वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर पॉइंट्स के बाद हम ये कहते हैं कि अगर 2-3 पॉइंट्स हैं और कहा जाए कि वो कंकरेंट हैं या नहीं है, तो व्हेन पॉइंट्स आर कंकरेंट। अच्छा, पॉइंट्स कंकरेंट से ये मुराद है कि हम कहते हैं कि वो सारे एक ही जगह पे लाई कर रहे हैं। जैसे कि ये एक पॉइंट है ना, तो मैं कहता हूँ कि सारे पॉइंट्स कंकरेंट हैं, तो इसका ये मतलब है कि मेरे पास अगर 3 पॉइंट्स हैं, एक ए पॉइंट है x1 y1, एक b पॉइंट है x2 और y2, एक c पॉइंट है x3 और y3। मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट्स कंकरेंट है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करूँगा, इसके लिए आपने एक डिटर्मिनेंट लेना है। 3 पॉइंट्स हैं तो जाहिर सी बात डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होना चाहिए। 3 क्रॉस 3 का फिर लेना होगा। पहली रो में हम पहला पॉइंट x1 1 लिखते हैं और तीसरे कॉलम में हमें 1 लिखना होगा हमेशा। इस तरह x2 y2 फिर 1 और x3 y3। तो ऐसे पॉइंट्स हम कंकरेंट कहलाते हैं जिनका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, 0 की इक्वल है, तो वो पॉइंट्स क्या होते हैं, कंकरेंट पॉइंट्स होते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमारे पास रह गई है कि अगर 4 पॉइंट्स दिए गए हों, जैसे कि हमारे पास एक पॉइंट ए है, एक बी है, एक सी है, और इन पॉइंट्स के बारे में हमसे पूछा जाए कि ये एक पहले प्रूव करें कि ये एक पैरेललोग्राम बनाती है या एक रेक्टेंगल बनाती है। अब रेक्टेंगल प्रूव करने का सबसे आसान मेथड ये है कि हम 4 डिस्टेंस मालूम करेंगे, ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए। तो ये 4 डिस्टेंस जो हम मालूम करेंगे, इन 4 डिस्टेंस में कोई से दो डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे तो वो पैरेलल भी होंगे। तो रेक्टेंगल में हम कहते हैं कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रूव रेक्टेंगल। फिर ये भी हमसे पूछा जाता है कि क्या ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर है या नहीं है, इज़ इट स्क्वायर और नॉट, कि ये स्क्वायर है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या मेथड अप्लाई करना पड़ता है, एनालिटिकल अलजेब्रिक मेथड। वो ये है कि आपको ए से बी और डी से सी फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास ये डिस्टेंस बराबर थे, फिर ये भी आपस में बराबर होंगे। ओके, तो ये एक रेक्टेंगल है। स्क्वायर फाइंड करने के लिए ये जो आपके पास ऑपोजिट आमने सामने वाले जो ऑपोजिट कोने होते हैं, वर्टिस होते हैं, उनको मिलाने से ये क्या अचीव होता है, डायगोनल। ये डायगोनल होता है। तो फिर आपने डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी होती है बाय डिस्टेंस फार्मूला। अगर ए से सी डायगोनल की लेंथ, ये जो डायगोनल बी डी है, इस डायगोनल की लेंथ के इक्वल आ जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा रेक्टेंगल स्क्वायर भी है, दिस इज़ स्क्वायर। तो ये स्क्वायर आपको पता है, स्क्वायर कहते हैं कि एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो
वो तब प्रूव होता है जब उनके डायगोनल्स की लेंथ भी इक्वल होती है। ओके, शुक्रिया। इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस एक्सरसाइज 4.1 एंड आल्सो द प्रूफ ऑफ रेशो फार्मूला। थैंक्स।